Our today's topic is methods to calculate national income. Actually, there are three methods to calculate national income. First one is income method, second one is expenditure method and third one is value added method. जो ये value added method है इसको तीन नामों से बोला जाता है. First one is value added, second is output and third is product. ये तीन इसके नाम है, method एक ही है. Method is single value added. ये तीन इसके नाम हैं. ठीक है. सो देर आर थ्री मैथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. सबसे पहले आप ये थ्री मैथड्स का फ्लो चार्ट बनाएंगे. इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड एंड वैल्यू एडेड मैथड. अब इस फ्लो चार्ट के बाद वन बाय वन हम एक एक मैथड को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहला है हमारे पास इनकम मैथड. इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल इनकम जो है सबसे पहले इंडिया में दादा भाई नरोजी ने निकाली थी. ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का भी कि हु कैलकुलेट नेशनल इनकम फर्स्ट. आंसर इज दादा भाई नरोजी. तो अब हम मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो अब इनकम मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है. ठीक है, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है. तो बहुत सिंपल सा मुझे आप ये बताइए सबसे पहले कि आपकी नज़र में पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं. हम जनरली डिस्कस करेंगे कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, क्योंकि इनकम मेथड है, दैट मीन्स इनकम अर्न करनी है. तो हमें इनकम अर्न करने के वेज तो बताने हैं. अब आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कर रहे होंगे कि ऐसे कमा लेंगे वैसे कमा लेंगे, बट आपने जो भी बोलना है वो सारा लीगल होना चाहिए, इलीगल वे नहीं होने चाहिए. तो लीगल मतलब जिनका कोई रिकॉर्ड होता है. तो लीगल इनकम आप मुझे बताइए कौन कौन से तरीके होते हैं जैसे जैसे हम इनकम कमा सकते हैं. मैं अपने बताती हूँ, फिर आप मुझे उसके बाद बताना कि हाँ, अगर आपको लगे कि इसके बाद भी कोई ऑप्शन बचता है तो कि हाँ मैम आपने ये छोड़ दिया, ये भी तो हो सकता था. तो पहले मैं डिस्कस करती हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप कि कैसे कैसे इनकम कमाते हैं. मैं अपने अपने वेज बता रही हूँ. सबसे पहले मुझे लगता है हम किसी के यहाँ जॉब करके इनकम अर्न कर सकते हैं. फर्स्ट वे, आप किसी के यहाँ जॉब करो, जॉब करके इनकम अर्न की जा सकती है. तो इसको मैंने पॉइंट का नाम दे रही हूँ. इसका नाम हम रख रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मीनिंग होता है जब आप किसी के यहाँ काम करते हैं और काम करने के बदले जो जो आपको मिलता है, आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सैलरी मिलेगी, सैलरी के अलावा भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है. वो सारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है. वो क्या क्या मिल सकता है मैं उसको भी डिस्कस कर रही हूँ जो इसके अंदर आता है, जो जो आपको मिल सकता है. फर्स्ट, आपको वहाँ पे सैलरी मिल सकती है, सैलरीज. और कोई कोई वेजेस पे भी काम करता है तो वो वेजेस भी हो सकती हैं. सैलरीज है, वेजेस है. और आपको क्या मिलता है आप काम के बदले, आपको मिल सकती है काइंड्स. काइंड्स का मीनिंग होता है वहाँ रहने के लिए घर भी मिल सकता है. काइंड्स का मीनिंग रहने के लिए हो सकता है, आपको घर मिल जाए, यूज़ करने के लिए मोबाइल मिल जाए, कार मिल जाए. ये सब आपके काइंड्स में आ गया. ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या मिल सकता है वहाँ पे. ओवर टाइम करते हैं आप तो आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है ना. दिवाली के आसपास बोनस भी मिल सकता है. इसके अलावा आपको वहाँ पे वो भी मिल सकता है, जॉब छोड़ते हैं तो आपको पेंशन भी मिल सकती है. अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप पेंशन वाले जो फील्ड में काम करते हैं, आपको पेंशन भी मिल सकती है. और एक मिल सकता है एम्प्लॉयर. आप ध्यान देंगे कई बार आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज दिखा होता है. तो एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर मतलब मालिक का कंट्रीब्यूशन जो होता है, मतलब मालिक की साइड से जो आपको मिला है. एम्प्लॉय तो आप खुद ही हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉयर वर्ड होना चाहिए. सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. वो आपके लिए कहीं भी कोई पैसे देते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो ये सारे वो पैसे हैं जो आपको जॉब करने के बदले मिलते हैं. ठीक है, ये आपको नौकरी पे मिल रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. तो उन सर्विसेज के बदले आपको या तो सैलरी मिल रही होगी, काइंड्स मिल रहे होंगे, इंसेंटिव, बोनस, पेंशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. और भी आपके माइंड में बहुत कुछ आ रहा होगा कि ये भी मिलता है वो भी मिलता है. बट जो जॉब पर मिलता है, अब जैसे इसी में ही एक पॉइंट है गिफ्ट. आपने देखा होगा दिवाली के आसपास गिफ्ट मिलता है, बट गिफ्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता. इसका रीज़न मैं दूँ आपको, बहुत फनी सा रीज़न है. अगर आपको बोनस ना मिले तो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं कि हाँ बोनस नहीं मिला, हमने मेहनत की है पूरे साल, हमें बोनस मिलता होता है. बट गिफ्ट के लिए क्या आप स्ट्राइक कर सकते हो? गिफ्ट पर आपका कोई लीगली राइट नहीं है.
ठीक है। तो गिफ्ट देना ना देना वो उनकी मर्जी है, वो दें आपको ना दें, या हो सकता है 10 एम्प्लॉयज़ को दें 10 को ना दें, डजेंट मैटर, बट इंसेंटिव काउंट की जाएंगी इनकम मेथड में, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक हो रहा है पेंशन। अब इस पेंशन वर्ड को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। पेंशन में आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पेंशन 2 टाइप की होती है। एक होती है जो आपको जॉब करने के बाद मिलती है, एक होती है जो ओल्ड एज पेंशन होती है। तो ओल्ड एज पेंशन यहाँ काउंट नहीं होगी, जॉब करने के बाद जो पेंशन मिलती है वो काउंट होगी, क्योंकि इस पेंशन के लिए आपने पहले सर्विसेज दी हैं, बट ओल्ड एज पेंशन के लिए आपने कोई सर्विसेज नहीं दी हैं। तो साइड बाय साइड आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होते जा रहे होंगे, और 1 मार्क क्वेश्चन भी कि क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्लियर है। तो ये था हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दैट मीन्स जो मुझे समझ में आया कि हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। आई होप सो आपको भी सब क्लियर हो गए होंगे। सेकंड, मेरे हिसाब से आप अपने भी ये पॉइंट मुझे दे सकते हैं, आपके जो भी व्यूज़ हैं कि हाँ ये काउंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वट एवर यू थिंक, आप जो भी सोचते हैं वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेकंड, मुझे लगता है कि जॉब के अलावा हम और कैसे कैसे कमा सकते हैं। एक मुझे लगता है कि अगर हमारे पास लैंड है तो हम उसको रेंट पे ना चढ़ा के अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं। एक मुझे लगता है कि भई अगर हमारे पास मतलब इनकम पैसे हैं अच्छे खासे, तो हम उसको भी कहते हैं ना वो ब्याज पे देना, तो उसे देकर इंटरेस्ट अच्छा खासा ले सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा अगर हम अपने बिजनेस के कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस से भी अच्छे खासे पैसे आते हैं, ओके। और एक मुझे लगता है कि जैसे अगर हमने एक रॉयल्टी वर्ड आपने सुना है कोई, रॉयल्टी क्या होती है? एक रॉयल्टी भी होती है। रॉयल्टी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया है, कुछ भी आपने 1 टाइम काम किया और आपकी इनकम काफ़ी टाइम तक आती रहती है। जैसे कि आपने एक कोई बुक लिखी है, ठीक। अब वो बुक आपने एक बार लिखी है, अब जब जब वो सेल होगी आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी उस बुक के लिए। तो ये आपके 4 ऑप्शन और भी हैं कमाने के। अब एक मुझे और दिखाई दे रहा है जो ऑप्शन है कि आपका कोई अपना खुद का प्रोफेशन है, लाइक आप टीचर हो या आप मतलब आप एक लॉयर हो, तो ये आपके खुद के कुछ प्रोफेशंस हैं जिससे आप इनकम अर्न कर सकते हैं। अब इसके अलावा मुझे कोई और इनकम का सोर्स समझ में नहीं आ रहा। आपको कोई इनकम का सोर्स समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, सोच लेना आराम से, बट लीगल बताना, ये मत बताना कि हाँ चोरी कर लेंगे, बैगिंग कर लेंगे, वो लीगल नहीं है, वो सारे इलीगल है। तो अब मैं पॉइंट वाइज बना रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में 3 एरो दिए हैं, तो ये 3 एरो का कुछ तो रीज़न होगा। तो सेकंड हमारा जो है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। और जो लास्ट थर्ड 1 एरो है ये यहाँ आएगा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 ऑप्शंस हैं, ये मिक्स्ड इनकम है। मिक्स्ड इनकम का मीनिंग वही है जो मैंने बोला था ना, किसी का प्रोफेशन होता है, लाइक कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो ये वो सब है, ठीक। तो टोटल मिला के अब हमें इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब में देखूं, अगर न्यूमेरिकल करना हो तो न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास क्या होगा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करके आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी को कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम। ये तो हो गया आपका स्ट्रेट। और ये कैसे हो गया? ये तब हुआ जब आपसे क्वेश्चन पूछा कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट इनकम मेथड, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद इनकम मेथड। तो हम ये फ्लो चार्ट बना के इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट ध्यान से देखेंगे, इस फ्लो चार्ट को बना के आपको एक्सप्लेन करना है। आपका आंसर हो गया कंप्लीट, आपको मिल जाएंगे पूरे 6 मार्क अगर आप ये फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर देते हो तो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो फुल मार्क, कोई डिडक्शन नहीं है मार्क में। लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ तो डिफरेंट होगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल। ये जो मैंने बोले हैं आपको सारे, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के पार्ट्स हैं। अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है ऑलरेडी न्यूमेरिकल में, तो आपको इनमें से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक, जैसे कि अगर आप 80,000 सैलरी ले रहे हैं तो हम आपसे अलग अलग थोड़ी पूछेंगे कि आपका इंसेंटिव कितना है, आपकी उसमें सैलरी कितनी है, आपकी पेंशन कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, हम कुछ नहीं पूछने वाले। आपने अगर 80,000 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बता दिया, दैट्स ओके। तो आप इन सबको इग्नोर करेंगे न्यूमेरिकल में, इनमें से किसी को भी आपने काउंट नहीं करना। फर्स्ट। सेकंड, आप ध्यान क्या देंगे, पेपर वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए, बोर्ड वाला वो क्या करता है, सबसे ऊपर दे देगा वेजेस एंड सैलरीज और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देगा बिल्कुल लास्ट में। अब आपका माइंड सेट है कि मैम ने तो कहा था वेजेस एंड सैलरीज को इंक्लूड करते हैं, आपने ऊपर सैलरी एंड वेजेस ले लिया। फिर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में लिखा हुआ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर आपको याद आएगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो जरूर लेना है, मैम ने बोला था। तो आपने गलती क्या कर दी, यहाँ सैलरी एंड वेजेस भी ले लिया, यहाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी ले लिया। तो दोनों को नहीं लेना है, आपको ओनली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेना है। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकेंड, फर्स्ट, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जहां स्टेप गड़बड़ हुआ आपका सम गलत होना ही होना, 100% आपका सम गलत होगा अगर आपने स्टेप फॉलो नहीं किए तो। स्टेप नंबर 2, आपको पूरे डेटा में ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ढूंढना है ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको ढूंढना है, अगर नहीं मिलता तो ऑपरेटिंग सरप्लस के ये 4 कंपोनेंट्स हैं, आपको ये 4 ढूंढने, ये पार्ट्स हैं इसके। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। आपको 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलते हैं, जितने मिलते हैं आप ले लो। ठीक है, और अगर ये है तो आपको इनको नहीं लेना, ये नहीं मिल रहा तो ही आपको इनको ढूंढना है। अब बात आई है प्रॉफिट की। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट है, प्रॉफिट के 3 पार्ट है। प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आपको प्रॉफिट के 3 पार्ट ढूंढने हैं। कैसे? प्रॉफिट के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। और दूसरा है हमारा, कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद है रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज डिविडेंड। देखो कैसे, अब इसको भी याद करने का मैं तरीका बताती हूँ आपको। जब भी कंपनी वाले प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले तो वो टैक्स पे करेंगे, जो कि कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, जिसको बिजनेस टैक्स भी कहा जाता है। प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, बिजनेस टैक्स, कोई भी टैक्स कह लो, वो उसके लिए उसको पे करेंगे। उसके बाद वो कुछ पैसे बचा के रखेंगे जो उनको लगेगा कि हमें दोबारा से इन्वेस्ट करने हैं अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दैट मीन्स ये वो प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तीसरा फिर डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी देना होता है तो वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो प्रॉफिट के हो गए ये 3 पार्ट, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट गिवन है तो आपको इन तीनों को देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आपको इन तीनों में से 1 मिलता है, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, जितने मिलते हैं आप वो ले लोगे। थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का कोई नाम नहीं है, मिक्स्ड इनकम को मिक्स्ड इनकम ही कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर की इनकम, लॉयर की इनकम, ठीक है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन हो गए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नंबर 1, ऑपरेटिंग सरप्लस नंबर 2, मिक्स्ड इनकम नंबर 3। तो ये 3 अगर आप सिंपल ऐड करते हो तो आपको पता है एनडीपीएफसी आना है, बट इसमें से क्या लेना है और क्या छोड़ना है उस पर आप ध्यान देंगे। लेना क्या क्या है आपको, ये मिल गया तो ये नहीं लेने, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया तो ये चारों को नहीं ढूंढना आपने। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो इन चारों में से आपको 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, ले लेंगे। प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर प्रॉफिट गिवन है तो आपको इन तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो आप इनमें से 1, 2, 3 जितने आपको मिलते हैं आप उनको ले लेंगे। अब आई होप सो आपको ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन ये है, ध्यान देंगे मैं हर एक पॉइंट के अंदर आपको 1 मार्क MCQ सब बता रही हूँ, साथ के साथ कि क्या क्या आ सकता है, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल लेने जाती हूँ तो मेरा ये क्वेश्चन कॉमन रहता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स को ऐड क्यों करा हमने। सिंपली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी कहते हैं, एनएनपीएफसी, ठीक है। एनएनपीएफसी अब फैक्टर कॉस्ट होती है, दैट मीन्स इनके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि एक टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इस टैक्स को क्यों ऐड किया गया है, ये एक क्वेश्चन है। सिंपली अगर आपसे पूछा जाए, डू वी इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस और एनी काइंड ऑफ टैक्सेस इन नेशनल इनकम, आंसर इज नो। नो, वी डू नॉट इंक्लूड एनी टैक्स इन नेशनल इनकम। जब हम किसी टैक्स को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, देन व्हाई वी आर इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स इन नेशनल इनकम? आंसर इज वी डू नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्सेस इन नेशनल इनकम। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। भाई ये तो प्रॉफिट है, हम तो अर्निंग की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट तो अर्निंग है ना। अब इसमें से पैसे कहाँ कहाँ गए ये तो वो बता रहे हैं। तो कॉर्पोरेशन टैक्स अगर हमें सेपरेटली गिवन होता, इफ कॉर्पोरेशन टैक्स इज गिवन सेपरेटली, वी नेवर इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्स इन नेशनल इनकम।
it is a part of profit, so it is already included in नेशनल इनकम। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं हो गया है क्लियर तो इसकी हेल्प से आप एक न्यूमेरिकल ट्राई करके देखेंगे। न्यूमेरिकल में आपने ऊपर ये नहीं देखना कि उसने क्या निकालने के लिए बोला है, आपका इस मेथड से एनडीपीएफसी ही आएगा। अब इसे आगे कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट इस मेथड से आपका एनडीपीएफसी ही आएगा और कुछ भी नहीं आ सकता। क्लियर? अगर आपको पेपर वाला कहता है कि एनएनपीएफसी फाइंड आउट करो या जीएनपीएमपी फाइंड आउट करो, कर लेंगे, लेकिन पहले तो यही निकलेगा एनडीपीएफसी, क्योंकि जो डेटा हमारे पास गिवन है इनकम मेथड से वो एनडीपीएफसी ही आएगा। अब ये एफसी क्यों आया, रीजन क्या है इसका, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। आपने यहाँ पे देखा होगा वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और ये प्रॉफिट, ये चारों क्या होती हैं, फैक्टर इनकम होती हैं। फैक्टर इनकम होती है, ये तो पता है आपको, हमने इनकम की बात की है, इसीलिए फैक्टर कॉस्ट आई है यहाँ पे, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इन फैक्टर को जो पेमेंट कर रहे हैं वो कॉस्ट है, तो ये एफसी आया हमारा। नेट है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये नेट। और डीपी क्यों है, डोमेस्टिक है, इसमें नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं है, तो एनडीपीएफसी ही आएगा इस मेथड से। आगे आपको जो चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल एनडीपीएफसी आएगा। नाउ दिस मेथड इज ओवर। अब आप इससे सम ट्राई करेंगे पहले।